इवनिंग बच्चों। आज राजनीतिक शास्त्र क्लास 12th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं। और 2023 में जो पूछे गए हैं अभी 2025 में बहुत क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहा है। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। शीत युद्ध कब समाप्त हुआ? आपके बीच ऑप्शन है 1949, 1939, 1991 और 1945। देखिए 1945 से तो शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका आंसर होगा 1991 होगा। कौन होगा? 1991। लेकिन आपको जानना होगा कि शीत युद्ध का समाप्त सिर्फ 1991 में हुआ, लेकिन कारण क्या रहा? बर्लिन की दीवार गिरने के बाद जर्मनी जो है, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी जो है आपस में मिल जाता है। और पूर्वी जर्मनी भी जो है वो क्या करता है? पूंजीवादी को अपनाता है, अर्थात शॉक थेरेपी को एडॉप्ट करता है, ठीक है ना। दूसरा कारण है सोवियत संघ के विखंडन, ठीक है ना। सोवियत संघ में जो पूर्वी यूरोप शामिल था, या कह सकते हैं समाजवादी विचारधारा से प्रभावित था, वो क्या किया कि समाजवादी को छोड़ करके जो है पूंजीवादी को अपनाया, जिसके कारण जो है सोवियत संघ विखंडित हुआ और इस तरह जो है शीत युद्ध का समाप्त हो गया, ठीक है। और शीत युद्ध का जो दौर शुरू हुआ वो 1945 से लेकर के 90 तक चला, ठीक है ना। और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है उत्पन्न तनाव की स्थिति को ही शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में जानते हैं कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ। आपके बीच ऑप्शन है हवाना, बेलग्रेड, नई दिल्ली और कोलंबो, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि गुटनिरपेक्ष जो है 1961 में, कब? 1961 में 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में जो है, यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में जो है गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बेलग्रेड, ठीक है ना। और लमसम जो है इस सम्मेलन में दुनिया के 25 देश शामिल हुआ था। 1961 में जो सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में, उसमें जो है 25 देश जो है हिस्सा लिया था उस सम्मेलन में, ठीक है। और वर्तमान में जो है भी गुटनिरपेक्ष में 120 देश जो है इसका जो है सक्रिय सदस्य है। किसका? गुटनिरपेक्ष का, ठीक है ना। और इस आंदोलन की स्थापना जो है तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जो है जोसेफ ब्रोज टिटो के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है। और मैं बता दूं कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का जो है या गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो मकसद था, शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी या पूर्वी ब्लॉक से जुड़ने से बचाना था, ठीक है ना। ना ही आपको समाजवादी विचारधारा को अपनाना है, ना ही जो है पूंजीवादी विचारधारा को अपनाना है, बल्कि उन दोनों से बचाने का काम जो है गुटनिरपेक्ष किया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 3 में आते हैं। यहाँ बोलता है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? आपके बीच ऑप्शन है पश्चिमी जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस। ये सब तो जो है नाटो का सदस्य भी रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस जो है नाटो का विरोध किया था, ठीक है। या कहिए कि हम नाटो का विरोध नहीं, बल्कि नाटो को अमेरिका जो है नेतृत्व कर रहा था और फ्रांस नहीं चाहता था कि अमेरिका उसका नेतृत्व करे। बच्चों, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और नाटो का जो स्थापना हुआ था वो जो हुआ है 1949 में हुआ है। कब हुआ है नाटो की स्थापना? 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम में है, ठीक है ना, या ब्रुसेल्स में है। और नाटो का जो मुख्य मकसद है
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जो बाद यूरोप में सोवियत का विस्तार को रोकना, यानी कुल मिलाकर के सोवियत संघ का विचारधारा क्या था? समाजवादी। समाजवादी को रोकना ही नाटो का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आपके बीच ऑप्शन है लेनिन, इसका नाम है व्लादिमीर लेनिन, ठीक है ना, स्टालिन, चर्चिल या क्रुश्चेव। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों व्लादिमीर लेनिन। बोल्शेविक क्रांति को रूस की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसको अक्टूबर क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। अब व्लादिमीर लेनिन जो है बोल्शेविक पार्टी के 1917 में रूसी क्रांति के नेतृत्व किया। बोल्शेविक जो है ना एक पार्टी था, ठीक है, बोल्शेविक एक पार्टी था जिसका नेतृत्व जो है व्लादिमीर लेनिन जो है कब? तो 1917 में किए थे, ठीक है ना। और इसी को रूसी क्रांति भी कहा जाता है। और इस क्रांति को महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति भी कहा जाता है। इस क्रांति में लेनिन ने नेतृत्व में एक सोवियत समाजवादी गणराज्य की भी स्थापना किया। 1917 से ही सोवियत संघ क्या बन जाता है? समाजवादी बन जाता है। इस क्रांति में निजी संपत्ति को समाप्त करके सारी उत्पादन के साधनों पर सरकार का सीधा नियंत्रण होगा। ये सब किसका देन था? तो व्लादिमीर लेनिन का। अब पांचवा क्वेश्चन में कहता है कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? तो बच्चों सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी जो है, जब समाजवादी विचारधारा से प्रभावित देश जब पूंजीवादी विचारधारा से भी प्रभावित हो जाता है और समाजवादी को छोड़कर पूंजीवादी विचारधारा को अपनाता है, प्राइवेटेशन को अपनाता है ना, इस तरह सोवियत संघ का विखंडन हो जाता है, तो इसको शॉक थेरेपी कहा जाता है। अब यहाँ पर शॉक थेरेपी कब अपनाया गया? तो आपके बीच ऑप्शन है 1992, 1990, 1994, 1991, तो आपका आंसर हो जाएगा 1990। लेकिन शॉक थेरेपी आपको थ्योरी में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो है यहाँ तो कोई ना कोई टिक आप लगा दीजिएगा। और यहाँ जितना आंसर दिया हुआ है ना, इनमें से कुछ कुछ गलत है, इसलिए हम इसका फर्क नहीं पड़ता कि आंसर यहाँ दिया हुआ है। आपको जो यहाँ पर बताया जाता है उसको ध्यान से आप सुनिए। शॉक थेरेपी का मतलब होता है, देखिए दुनिया में जो है दो तरह की जो है वर्चस्व था, एक पूंजीवादी जिसको कैपिटलिज्म इकोनॉमी बोलते हैं, दूसरा सोशलिज्म इकोनॉमी जिसको समाजवादी कहते हैं। और समाजवादी में जो था यूएसएसआर जिसको सोवियत संघ कहते हैं, और एक यूएसए था जिसको हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। अब यहाँ पर जो है समाजवादी वैसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर जो है सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है, और कोई भी काम ये ऑन द स्पॉट नहीं कर पाता है। और यही कारण है कि विकास जो है काफी जो है धीमी गति से होता है, जबकि यहाँ पूंजीवादी ऐसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां पर उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत हाथ होता है और कोई भी काम जो होता है ऑन द स्पॉट करता है। इकोनॉमी बहुत तेजी से डेवलप करती है, रोजगार लोगों को तुरंत मिलती है। तो यही कारण है कि कैपिटलिज्म इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है काफी तीव्र गति से जो है प्रगति की। तो यहाँ के जो पश्चिमी यूरोप के जो लोग थे जो सोवियत संघ से जुड़े हुए थे, वो जब देखा कि जो है पश्चिमी यूरोप के लोग जो है या पश्चिमी यूरोप का देश जो है काफी डेवलप कर गया है, जबकि वो जो है लैटिन भाषा बोलता था, गरीब है था वो लोग, तो ये जब देखा कि हमसे जो नीचे वाला देश काफी डेवलप कर गया अमेरिका के विचारधारा से, तो हम लोग क्यों मतलब है कि सोवियत संघ से जुड़े हुए रहते। यही कारण है कि जो रूस में बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, है ना, तो उस बर्लिन की दीवार को तोड़ दी जाती है 1990 के दौरान। और क्या होता है कि पूर्वी यूरोप के जो देश रहते हैं वो पश्चिमी यूरोप में मिल जाते हैं, तो इसको कहा जाता है, या कहिए पूंजीवादी की विचारधारा से मिल जाता है, तो उसी को शॉक थेरेपी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने, ठीक है ना।
अब मिखाइल गोर्बाचेव जो है कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत संघ के आखिरी नेता थे, ये जानना है आपको। और उन्होंने सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की महासचिव के तौर पर भी काम किया। बाद में जो है उन्होंने उनको राष्ट्रपति भी बनाया जाता है। तो आपके बीच ऑप्शन है 1985, 1989, 1991, 1987। तो मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बनाए गए? तो ये बनाए गए थे 1985 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र का आक्रमण कब हुआ? अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर जो है आक्रमण जो है अल-कायदा करता है, कब करता है? तो 9 सितंबर 2008 को, 11 नवंबर 2001 को, 11 सितंबर 2001 को, या फिर 9 नवंबर 2001 को। तो आपका आंसर हो जाएगा 11 सितंबर 2001 को, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अमेरिका के कई जो है हालांकि अमेरिका के जो है व्यापार केंद्र पर 2 बार आक्रमण हुआ था। ठीक है, और पहले तो 26 फरवरी 1993 को हुआ था विश्व व्यापार केंद्र पर पहली बार जो है, कब? तो 26 फरवरी को, 26 फरवरी 1993 को जो है पहली बार आक्रमण हुआ। दूसरा बार जो है 11 सितंबर 2001 को जो है आक्रमण हुआ। हालांकि जो है आप कह सकते हैं कि विश्व व्यापार केंद्र का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क शहर। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क शहर में। और न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ कब? 11 सितंबर 2001 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। अमेरिकी वर्चस्व का कारण क्या है? उनकी सैन्य शक्ति, उसकी ढांचागत शक्ति, उसकी सांस्कृतिक शक्ति, या इनमें से सभी? तो अमेरिका ऐसे नहीं महाशक्ति बन गया, एक ध्रुवीय देश पूरा इसलिए नहीं बना, इसका जो है हर तरह से जो है स्ट्रेटेजी बहुत ही ताकतवर है, शक्तिशाली है। ठीक है ना, चाहे उस सैन्य की बात करें, उसकी स्ट्रक्चर की बात करें, उसकी कल्चर की बात करें, तो हर तरह से जो अमेरिका जो है काफी आगे है। ठीक है, और अमेरिका जो है पूंजीवादी विचारधारा के कारण भी वर्चस्व में है, क्योंकि पूरी दुनिया प्राइवेट का जो है बोलबाला है। यही कारण है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है पूर्ण रोजगार की गारंटी भी लेता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं बच्चों। बोलता है कि कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर युद्ध जो है आपके बीच ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध, भारत पाक युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है प्रथम कंप्यूटर युद्ध को जो है प्रथम खाड़ी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध के 4 कारण। यह युद्ध अमेरिका सहित 34 देशों की सेना और इराक के मध्य हुआ। इस युद्ध का कारण इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा करना था। देखिए प्रथम खाड़ी युद्ध जो है क्यों हुआ? तो इराक जो है ना कुवैत पर कब्जा कर लिया था, यानी अवैध कब्जा कर लिया था। अनेक राजनयिकों के अपील करने पर भी इराक ने कुवैत पर कब्जा नहीं छोड़ा। फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए आक्रमण किया। ठीक है, आक्रमण की अनुमति प्रदान कर दी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए अमेरिका को कहिए या फिर अपनी संस्था को कहिए, आक्रमण की अनुमति दे दिया जाता है। फिर दूसरा है कि 34 देशों की मिली जुली 6,60,000 सैनिकों की एक विशाल फौज ने इराक पर आक्रमण कर दिया और उसे हरा दिया। कुल मिलाकर क्या मान लीजिए 34 देश एक देश को हरा ही देगा। 34 देश मिलकर के जो है एक इराक को हराना तो आसान है। वैसे तो यह कहने को संयुक्त राष्ट्र का अभियान था, परंतु वास्तव में यह अमेरिका का अभियान था। ठीक है, अमेरिका चाहता था कि इराक
को हम हराए और कुवैत पर जो तेल वगैरह है, पेट्रोलियम है, उस पर मेरा कब्जा हो। इसका मकसद ये था। इसका संचालन अमेरिकी जनरल नॉर्मन स्वार्ज फॉ ने किया। इसमें अमेरिका के 75% सैनिक था। 6,60,000 में से 75% तो अमेरिका का सेना था। तो कोई भी देख करके बता देगा आखिर इतना सबसे ज्यादा इसी को क्यों फिक्र था। अब चौथा पॉइंट में कहता कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने बड़ी साहस से इस युद्ध का सामना किया, परंतु अंततः इराक पराजित हुआ और कुवैत छोड़ने पर विवश होना पड़ा। पांचवा पॉइंट कहता है कि इस युद्ध में अमेरिका ने आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया। उसने स्मार्ट बमों का इस्तेमाल किया। इसे अमेरिका की सैनिक क्षमता की धाक भी जमा दिया। और इसको क्या किया जानते हैं ना, इस युद्ध को पूरा जो है सैटेलाइट के जरिए ऑनलाइन, इसलिए इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया? आपके बीच जापान, चीन, अमेरिका, यूरोप। आपका तो आंसर दिया हुआ है तो लगा दीजिए। तो लेकिन सवाल है खुले द्वार की नीति किसे कहते हैं? तो खुले द्वार की नीति का मतलब है किसी संगठन में प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के साथ खुले तौर पर संवाद करना या बातचीत करना। दूसरा कह सकते हैं कि यह एक संचार रणनीति है। इसका मकसद कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सहयोग, विश्वास और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलेंगे, किस देश की अड़ंगा के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह का सदस्य नहीं बन पाया? यहां पर देखिए पहला ऑप्शन है चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। तो कहने का तो चीन और भारत के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ, मैत्री समझौता हुआ, है ना। लेकिन जब कोई संगठन का सदस्य बनने की बारी होती है और वोटिंग की बात होती है तो चीन जो है अड़ंगा डाल देता है। और यहाँ पर भी भारत परमाणु आपूर्ति समूह का जो जब सदस्य बनने की बारी थी तो चीन सीधा जो है इनकार कर दिया। और जब यूएनओ का सुरक्षा परिषद सदस्य की बात होती है, अस्थायी का बिट्टो जिसको पावर मिलता है, वहां पर भी चीन ही अड़ंगा डालता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे, आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या क्या? देखिए जब संस्था आसियान के जब स्थापना हो रहा था उस समय 5 देश था। कितने देश था? 5। आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि आसियान का जो स्थापना हुआ कब हुआ? तो 8 अगस्त 1967 को हुआ। कब हुआ आसियान का स्थापना? 8 अगस्त 1967। और संस्थापक सदस्य देश कितना था? 5 था। ठीक है। पहला इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? आपके बीच ऑप्शन है हेग, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो सही आंसर हो जाएगा हेग। अब हेग भी कहाँ है? तो नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड में। ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? पीस पैलेस में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है पीस पैलेस में है। कहाँ पर है? पीस पैलेस। ठीक है। और हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव है? बोला कि एक ध्रुवीयता में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव है? आपके बीच ऑप्शन है चीन, संयुक्त अमेरिका, जापान, रूस। तो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अच्छा, एक ध्रुवीय की बात है तो इसका भी आपको कहानी पता होना चाहिए। जब जो है 1990 के दौरान सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, क्योंकि अमेरिका का एक ही प्रतिद्वंदी था, वो था सोवियत संघ। और 1990 के दशक में जब सोवियत संघ का विखंडन हो जाता है
है ना। और जो सोवियत संघ के विचारधारा से प्रभावित था, कहने का मतलब समाजवादी से प्रभावित था, वो शॉक थ्योरी पे अपना लेता है, यानी समाजवादी से पूंजीवादी की ओर चला जाता है। तो एकमात्र ताकतवर बच जाता है, वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसलिए एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि ये डोनेशन भी बहुत ज्यादा देता है, किसको, यूएनओ को। संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है सबसे ज्यादा डोनेशन जो अमेरिका ही देता है, और सारी संस्था जो है यूएनओ का संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है, इसीलिए वर्चस्व उसका ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, कहता है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ। आपके बीच है रियो डी जेनेरो, क्वेटो, बाली या स्टॉकहोम। तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो में। अगर हम लोग रियो डी जेनेरो की बात करें तो ये कहाँ है, ये जो है ब्राजील में है। कहाँ पर है, तो ब्राजील में, ठीक है। अब ब्राजील कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका में। अब दक्षिणी अमेरिका में कितने महादेश शामिल है, तो 12 देश शामिल है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित जो है बैठक हुई या मीटिंग हुआ 3 से लेकर 14 जून तक, 3 जून से लेकर 14 जून 1992 में हुआ। कब हुआ ये बैठक, तो 1992 में हुआ। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन हुआ वो 1992, कब, 3 जून से लेकर 14 जून के बीच ये चला था। कहाँ पर, जेनेरियो में। कहाँ, रियो डी जेनेरो में, ठीक है। और ये कहाँ है, तो ब्राजील में, ठीक है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 में, कहता है कि ग्रीन हाउस गैस संबंधित है वैश्विक ताप वृद्धि से, विश्व बाजार से, या वैश्विक व्यापार से, या इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर देखिए, आंसर यहाँ का दिया हुआ है चौथा, जबकि सही आंसर क्या होगा, पहला होगा। ग्रीन हाउस गैस से संबंधित जो है वैश्विक ताप वृद्धि से, ना कि विश्व बाजार से, ना कि वैश्विक व्यापार से, ठीक है। तो ये इस आंसर पर ज्यादा फोकस ना करें। ये आप लोग सोच रहे होंगे आंसर को देख के बोल देते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारी गलत भी है, ठीक है ना। और आप ये जान लीजिए कि ग्रीन हाउस गैस गर्मी को रोकती है और ग्रह को क्या बनाती है, गर्म बनाती है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों में हुई लगभग सभी वृद्धि के लिए मानवीय गतिविधि का जिम्मेदार है। जितना तेजी से आप डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलों को काट के उजाड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे जो है ओजोन परत का लेयर जो है घिस रहा है, वैसे वैसे पृथ्वी गर्म होती चली जा रही है। और इसका मुख्य कारण कौन है, तो मानवीय गतिविधि जिम्मेवार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है। तो आपके बीच है साम्यवादी, उदारवाद, समाजवाद या अराजकतावाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उदारवाद। अच्छा देखिए, यहाँ पर वैश्वीकरण की बात है तो कोई भी एक अर्थव्यवस्था पूरे विश्व के अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापारिक संबंध बनाना, या सांस्कृतिक या आचार विचार या सेवा या वस्तुओं का आदान प्रदान करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। और भारत में जो वैश्वीकरण आया, एलपीजी जिसको कहते हैं आप, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, 1991 में आया। और 1991 में भारत नई आर्थिक नीति को अपनाया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 में कहता है कि भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया। देखिए इसी से रिलेटेड है, वैश्वीकरण से 17 और 18 जो है मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो आपके बीच ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, चंद्रशेखर या पी बी नरसिम्हा राव। तो सही मायने में आपका आंसर हो जाएगा पी.बी. नरसिम्हा राव, जो 1990 और 91 में वो क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। और वित्त मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री जो थे ये मनमोहन सिंह थे, ठीक है। जिस समय एलपीजी लाया गया,
या कहीं उदारीकरण लाया गया, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री जो थे वो मनमोहन सिंह थे। तो ये याद रखना है, ठीक है। अब आगे 19 क्वेश्चन नंबर में बोलता है कि राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी देशी रियासतें, गरीबी या अशिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी समस्या था कि देशी रियासतों को एक करना, ठीक है, देशी रियासतों को एक करना। आपको पता होना चाहिए कि आजादी से पहले भारत में कुल 565 रियासत था। कितना था? 565 रियासतें थी। इन रियासतों का आकार, संपदा और स्थिति बहुत ही अलग अलग थी। इनमें से सबसे बड़ी रियासतें जो थी हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मैसूर था, ठीक है ना। आजादी के बाद रियासतों का एकीकरण किया गया, यानी और राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान जो है रियासतों को मिलाने का सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेवारी दी गई थी, ठीक है। और अभी कह सकते हैं कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 में आते हैं। यहाँ पर कहता है कि किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया। आपके बीच ऑप्शन है क्रिप्सन मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना या शिमला प्रस्ताव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना, ठीक है। भारत की विभाजन का प्रस्ताव लॉर्ड माउंटबेटन की माउंटबेटन योजना के तहत किया गया। यह योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। कब? 3 जून 1947 को। इस योजना के आधार पर ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना और इसके तहत भारत का विभाजन किया गया, ठीक है। तो माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत का विभाजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। भारत के किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी सक्रिय है? तो तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश का पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है। अच्छा यही जान लेना है कि तेलुगु देशम पार्टी को शॉर्ट में टीडीएम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीडीपी, टीडीएम नहीं, टीडीपी, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी। और इसकी स्थापना जो है 29 मार्च, कब? 29 मार्च 1982 को बना था, ठीक है ना। 1980 में तो भारतीय जनता पार्टी बना था और टीडीपी जो बना था 29 मार्च 1982 को बना है, जिसका उद्देश्य क्या था? राज्य के राजनीति और सामाजिक आर्थिक मुद्दों को से संबंधित जो है या संबोधित करना था। जिसका उद्देश्य क्या था? राज्य के राजनीति और सामाजिक आर्थिक मुद्दों को संबोधित करना, ठीक है। 22 क्वेश्चन में आइए। भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का चुनाव आयोग। तो आंसर हो जाएगा भारत का चुनाव आयोग। अच्छा इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 25 जनवरी। कब? 25 जनवरी 1950 को जो है भारत का चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था। और भारत का चुनाव आयोग जो है आर्टिकल 324 के तहत आता है। किसके तहत आर्टिकल आता है ये? 324 के तहत जो है भारत चुनाव आयोग को रखा गया। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ है और अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त जो है वो ज्ञानेश है। क्या नाम है इनका? ज्ञानेश, ठीक है। अभी वर्तमान में जो है चुनाव आयुक्त जो है, नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको ये याद होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। और देखिए 82 में क्या हुआ था? टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी बना था और 6 अप्रैल 1980 को जो है भारतीय जनता पार्टी बना।
अब देखिए प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी को जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, हालांकि किसके मार्गदर्शन पर चला लोग? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो है मार्गदर्शन पर जो है इस पार्टी को बनाया गया था। हालांकि पार्टी का जो प्रथम अध्यक्ष था अटल बिहारी वाजपेयी थे और इनकी जो स्थापना किया गया था 6 अप्रैल 1980 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 24 क्वेश्चन में। समाजवादी नेता थे, तो सबसे पहले तो समाजवादी नेता का हम लोग को डिफिनेशन पता होना चाहिए। समाजवादी नेता का विचारधारा धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विचारधारा के साथ एक समाजवादी समाज बनाने में विश्वास करती है। तो आपके बीच ऑप्शन है समाजवादी नेता का नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, मेक इन इंडिया का नारा किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने, राजीव गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या इनमें से कोई नहीं। आपके बीच जो आंसर होगा होगा नरेंद्र मोदी। मेक इन इंडिया का नारा जो है नरेंद्र मोदी ने दिया। ठीक है, हालांकि नारा से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएगा। किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई? देखिए पंचवर्षीय योजना जो है, प्रथम पंचवर्षीय योजना तो कृषि को प्राथमिकता दिया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है भारी और बड़े उद्योगों को दिया गया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। दूसरी योजना 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 के बीच जो है बड़े और भारी उद्योगों को प्राथमिकता दिया गया और इसका जो मॉडल तैयार किया गया था पीसी महालनोबिस ने किए थे। कौन किए थे? पीसी महालनोबिस द्वारा जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया गया था। ठीक है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बड़े उद्योग और कह सकते हैं भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई। अब क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। नीति आयोग का गठन कब किया गया? आपके बीच ऑप्शन है 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015 और 3 मार्च 2017। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। लेकिन नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक ऐसा संस्था है जो भारतीय नियोजन नीति बनाता है। प्लानिंग कमीशन की जगह पर इसको लाया गया है। तो आपको दिखाते हैं। देखिए नियोजन जो है भारत में सबसे पहले प्लानिंग कमीशन लाया गया 15 मार्च 1950 को और प्लानिंग कमीशन का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है और प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो है भारत में जो है पंचवर्षीय योजना तैयार किया जाता था और जो पंचवर्षीय योजना का स्ट्रेटेजी जो प्लानिंग कमीशन बनाता था उसका वेरिफिकेशन जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता था। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना किया गया। इसका भी मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। ठीक है ना। अब मोदी का किया कि ये भी प्लानिंग कमीशन का हिस्सा था और नेशनल डेवलपमेंट भी प्लानिंग कमीशन का हिस्सा था। अब दोनों संस्थाओं को मोदी ने जो है मर्ज कर दिया। कब? तो मर्ज जो किया वो 1 जनवरी 2015 को और इसको बना दिया नीति आयोग। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस तरह देख सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को क्या कर दिया? मर्ज करके नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। और इसका अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष जो अभी है श्री सुमन बेरी है। और मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली के सांसद मार्ग पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? भ्रष्टाचार हटाओ, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ या अंधविश्वास को हटाओ। तो आपका आंसर हो जाएगा गरीबी हटाओ। ठीक है ना। आम चुनाव 1971 में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था गरीबी को
हटाना है। गरीबों का जो है इंदिरा गांधी उस वक्त क्या बन गई थी, मसीहा बन गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, जय जवान जय किसान। देखिए जय जवान और जय किसान, यहाँ तक अगर हम लोग बात करें तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने जो है नारा दिया था, लेकिन जहाँ जय विज्ञान अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 30 में आइए, देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रिवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1971। लेकिन हम लोग को ये जानना है कि प्रिवी पर्स क्या है। देखिए यहाँ पर प्रिवी पर्स से आप क्या समझते हैं, जब भारत आजाद हुआ उस समय लगभग 565 राजवाड़े यानी देशी रियासत थी। सरदार पटेल के प्रयासों से राजवाड़ों को भारतीय संघ में विलय हो चुका था। भारत सरकार ने राजाओं और महाराजाओं को वचन दिया था कि उन्हें अपने परिवार, निजी स्टाफ और राजमहलों के रख रखाव के लिए सरकारी कोष की कुछ धनराशि दी जाएगी। इस संबंध में यह भी व्यवस्था की गई थी कि राजाओं के जीवन काल में यह धनराशि उन्हें मिलती रहेगी, पर उनके उत्तराधिकारी के लिए यह धनराशि धीरे धीरे कम कर दी जाएगी। और यही चीज को 1971 में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, इसी को कहा जाता है प्रिवी पर्स। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि 1977 में जनता पार्टी शासन में कौन प्रधानमंत्री बना? आपके बीच है इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई या विश्वनाथन प्रताप सिंह। तो आपका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। और ये देखिए प्रधानमंत्री भी बने और इसके बाद जो है इन्होंने वित्त मंत्री भी बना और भारत के लिए जो है 10 बार बजट भी पेश किए हैं। ठीक है ना। संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया? आपके बीच ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह, विनोबा भावे या सुभाष चंद्र बोस। आपका जो सही आंसर होगा, संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था, यह विचार जो दिया था, जयप्रकाश नारायण दिए थे। साथ ही आपको ये जानना है कि जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने यह नारा पटना के गांधी मैदान में दिया था। उन्होंने यह नारा दिया इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ दिया था। और संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियों को शामिल किया गया था। पहला राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति और शैक्षणिक क्रांति, साथ ही साथ आध्यात्मिक क्रांति को शामिल किए थे। और संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया? जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं कि संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई। आपके बीच ऑप्शन है 43वां, 42वां, 41वां या 44वां। तो सही मायने में आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन के। और 42वां संशोधन कब हुआ था? 1900 जो है 76 में हुआ था। ये आपको याद रखना। 1976 को जो है लघु संविधान या कहिए 42वां संशोधन लाया गया। ठीक है ना। और इसे ही लघु संविधान के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसने संविधान में सबसे व्यापक परिवर्तन लाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 में आते हैं। यहाँ कहता है कि अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन गोल्डन टेम्पल, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन ब्लू स्टार। साथ ही आपको ये जानना है कि ब्लू स्टार या ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक और नाम से जाना जाता था, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। क्या कहा जाता है? ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया। ठीक है ना। यह अभियान जो है 1 से 8 जून 1 से 8 जून कब? 1984 को 1984 को ये चलाया गया था। ठीक है ना। इस अभियान के जरिए खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडारवाले और उनके समर्थकों को हरि मंदिर साहिब परिसर से
निकालना था। इस अभियान में स्वर्ण मंदिर परिसर के आसपास हजारों भारतीय सेना के जवानों, टैंकों और तोपों को तैनाती की गई थी और इस आतंकवादी हमको निकालने के लिए जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं कि जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तब भारत के राष्ट्रपति कौन था? आपके बीच ऑप्शन है जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, बीबी गिरी या नीलम संजीव रेड्डी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 फखरुद्दीन अली अहमद। कौन है? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। अच्छा, प्रश्न ये भी उठता है कि आपातकाल क्यों लागू कर दिया जाता है? तो देश में संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्था में असंतुलन आने पर राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं हम लोग। मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर जो है ना, आप आंख बंद करके नर्मदा बचाओ अभियान में आपको जाना है। मेघा पाटेकर जो है किससे संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ अभियान। इसमें क्या था ना कि एक बांध बनाना था और अगर हम लोग बांध बनाते हैं तो आसपास जो है, जो कृषि योग्य भूमि है, जहाँ किसान डिपेंडेंट है, वहां पर पानी भर जाता तो कहीं ना कहीं वो किसान विस्थापित हो जाता। तो इसको लेकर जो है मेघा पाटेकर बांध बनाने से रोक रही थी, है ना, और शांतिपूर्ण आंदोलन की थी। और नर्मदा नदी में जो है सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था, है ना। तो यहाँ देखिए, नर्मदा बचाओ अभियान का मतलब है मेघा पाटेकर, और मेघा पाटेकर का उद्देश्य था कि वहां किसान विस्थापित ना हो, ठीक है, उनके साथ अन्याय ना हो। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, कहता है कि नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में किस राज्य में हुई थी? तो नक्सलवाद जो है सीधा पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल से ही जो है नक्सल शब्द का व्युत्पत्ति हुई थी, ठीक है ना। नक्सल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई। देखिए, उस गांव का ही नाम था नक्सलवाड़ी। अब नक्सलवाड़ी में जो है कुछ उग्रवादी जो है वो परेशान करता था, इसलिए उसको जो है नक्सल नाम दे दिया गया। और जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मंजूमदार और कानू कह सकते हैं सन्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशस्त्र आंदोलन का आरंभ किया, ठीक है ना। और नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कहां से शुरू हुई? तो पश्चिम बंगाल से, ठीक है। 38 क्वेश्चन में आते हैं, मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? बीपीसी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव या चंद्रशेखर? तो आपका आंसर जो होगा बीपीसी द्वारा जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अच्छा, ये है क्या? तो ये जो है मंडल आयोग जो है, इसमें ओबीसी के लिए जो है ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लेके आए थे, है ना। आरक्षण की कोटा की सिफारिश की, जिसके फलस्वरूप जो है सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में कुल 49.5% की कोटा रखा गया। कितना? 49.5% ओबीसी वाले जो हैं विश्वविद्यालय में नामांकन करवाएंगे। साथ ही जो है सरकारी नौकरी के लिए 27% का आरक्षण दिया गया कि ओबीसी वाले 27% जो है नौकरी करेंगे। प्रधानमंत्री बीपीसी ने अगस्त 1990 में कब ये लाया गया? 1990 में केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत 27% नौकरियों को आरक्षित करके सिफारिश को लागू किया। और यही कारण है कि आंदोलन भी इसका हुआ, ठीक है। लोग विरोध किए किसका? मंडल आयोग का। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, आम आदमी पार्टी के गठन किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है 2014, 2012, 2015, 2013। तो वाकई में जो है देखिए 2 अक्टूबर 2012 को केजरीवाल ने राजनीतिक दल बनाने की घोषणा किया था, ठीक है। और आम आदमी पार्टी का जो अगर आप कह सकता है संस्थापक कौन है, तो केजरीवाल है, ठीक है ना। भारतीय संविधान की वर्षगांठ के दिन ही
यानी भारतीय संविधान का वर्षगांठ कब बनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को। और 26 नवंबर 2012 को जो है आम आदमी पार्टी की स्थापना कर दिया जाता है। किसके द्वारा? तो केजरीवाल के द्वारा। ठीक है, औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी की गठन हो जाता है कब? 26 नवंबर 2012 को। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है। आप अगर ग्राम पंचायत में देखेंगे तो वहां महिला भी आरक्षित रहता है कि इस पंचायत में सिर्फ महिला जो है उम्मीदवार बनेगी। विधानसभा में भी आप देख सकते हैं, नगर निगम में भी देख सकते हैं। ठीक है, नगर पंचायत में भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है सिर्फ ये ऑप्शन में सब यहाँ पर गलत दे दिया है। हर जगह तो देख रहे हैं कि महिला का आरक्षण रहता है, तो किसमें महिला का आरक्षण नहीं रहता? तो लोकसभा और राज्यसभा की संसदीय विधानसभाओं के मंत्रिमंडल में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित नहीं रहता है। हालांकि यहाँ चारों के चारों ऑप्शन गलत है। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, और इसके साथ ही अभी जो है आपके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी लेकर आएंगे। धन्यवाद।